देखो जैसे कि तुम लोगों को पिछले क्लास में बताया गया था कि मॉडरेट्स थे, उसमें कुछ दिक्कतें थे, कुछ अचीवमेंट भी था उनका, और एक्सट्रीमिस्ट इसलिए क्या हो गए, पर्दे पे आ गए। और इन्होंने भी अपने अपने तरीके से प्रयास किया है कि कैसे कंट्री को इंडियन नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करें। तो आज जानेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट क्या है। देखो वो रेडिकल ग्रुप्स है जो बिलीव करते हैं कि इंडिपेंडेंस कुड नॉट बी बेग्ड, भीख मांग के नहीं मिल सकता है, इंडिपेंडेंस नहीं मांग सकते हैं। स्वराज इज माय बर्थ आई शैल हैव इट, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेके रहेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। नहीं, खुला चुनौती है ब्रिटिश को, बट कुड अचीव थ्रू द सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस से अचीव होगा, समझे। देर अपोज टू द सॉफ्ट पॉलिसी ऑफ मॉडरेट्स, बोला कि ये नूनू बाबू वाला कौन सा स्टाइल है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल मील्स कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, पिटीशन कर रहे हो, क्या मिला आपको? 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद क्या मिला आपको? उसमें भी पूरा नहीं है, उसमें भी इनडायरेक्ट इलेक्शन का ही बात, क्या मिला आपको? मैसिव गेन तो आपकी यही नहीं थे, यही तो लिमिटेशन बताए थे मॉडरेट्स का, क्या मिला? और अब समय आ चुका था एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स का। देखो इंग्लिश से यूपीएससी का लेवल मेरे साथ, क्यों देख रहे जस्टिस ही नहीं मिल रहा है, देख रहे जो हमारा विजन है, जो हम देना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, एक्सट्रीमिज्म। कई आदमी क्यों, आखिर कांग्रेस में आखिर आदमी सब तो वही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे धारा तैयार हो गया अलग से, जो यंग ब्लड है। बात समझने का प्रयास करो। तो क्या क्या रीजन है, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म क्लास हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में डेवलप्ड हुए हैं? तो देखो ग्रोइंग ऑफ कॉन्शियसनेस अमंग इंडियंस, इंडियन के अंदर समझ में आने लगा, अवेयरनेस फैलने लगा। नंबर 1 रेग्रेसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पॉलिसी का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रेग्रेसिव पॉलिसी था कि हर समय कॉलोनियल टींजे है, हमेशा अपना इंटरेस्ट का ही बात करता है, हमेशा अपना ड्रेन ऑफ वेल्थ का ही बात करता है, कोई बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी का बात ही नहीं करता है, बेटरमेंट ऑफ इंडिया का बात ही नहीं कर रहा है जी, ठीक है। और यही प्रभावित किया है। एग्जाम्पल देख लो, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1898, इसमें भी कॉलोनियल टींज। देखो ये क्या किया, फ्रीडम ऑफ प्रेस को बांध दिया। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस बांधने का मतलब क्या हुआ, रोकने का मतलब क्या हुआ? हम आज़ादी छीन ले रहे हैं अपना, हम आज बोल नहीं सकते जो बोलना चाहते हैं, लोग को अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़। बताओ तुम बाल गंगाधर तिलक को पकड़ लिया, और भी मैंने बोला था ना कि बाल गंगाधर तिलक पहले इंसान है जिसको 124A सेडिशन चार्ज लगा है, मैंने बोला ना वही चीज़ है। देखो सेडिशन चार्ज लगा था तिलक, ये पहला इंसान है। तो उस समय का कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, उस समय ब्रिटिश लगवाया था, इसलिए जब भारत आज़ाद हुआ, जब संविधान बना, तो उस समय भी ये सेक्शन 124A IPC 1860 ये उस समय भी डिबेट का हिस्सा था। इसको क्या किस तरह देखा जाए, तो बोला कि नहीं इसको रखना ही पड़ेगा, क्या भरोसा कभी बगावत हो जाए, गवर्नमेंट ऑफ द डे के अगेंस्ट कोई बहुत बड़ा कर दे। फिर केदारनाथ का केस हुआ 1962 में, तो बोला जब तक आपके स्पीच से, आपके कंडक्ट से, आपके तरीक़ा से इंसाइटमेंट टू वायलेंस ना हो, तब तक आप सेडिशन चार्ज नहीं लगा सकते हो। और यही तुम्हारा काम किया है, वही बेस काम किया है तुम्हारा इस बार दिशा रवि को बेल दिलवाने में। दिल्ली हाई कोर्ट इसी चीज़ को मुहर लगाती है। समझने का प्रयास करो कि ये लॉ है कि कानून है, कानून में आप जब अध्ययन कर रहे हैं तो पीछे वाला देखोगे कि पीछे कैसे जजमेंट दिया गया, और उसी में लैंडमार्क डिसीजन होता है। जैसे बम्बई केस हुआ, एंटी डिफेक्शन का केस हुआ, तो इसमें बेसिस लिया जाता है कि लैंडमार्क डिसीजन कब हुए थे। जैसे कि हर समय बात करते हैं LGBT का, तो तुरंत हम घूम जाते हैं और बताते हैं कि 2017 में बहुत बड़ा प्राइवेसी का लॉ आया है, कुछ 2018 में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्यूरिटी पिटीशन में दे दिया गया LGBT कम्युनिटी को भी अधिकार। तो ये तो आने वाले जनरेशन को यहाँ से तो काम करता है ना जी। तो इसलिए मैंने ये बोलने का प्रयास किया कि कुछ सेडिशन चार्ज लगा था बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट भी, और भी बहुत सारे हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर के अगेंस्ट। ग्रोथ ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट अमंग इंडियंस, सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, अरे भाई हम अपना इज्जत से रहना चाहते हैं जी अपने घर में। तो देखो मैंने तो बोला, तिलक जी क्या कहते हैं कि स्वराज इज नॉट अ गिफ्ट बट इज अ राइट। गिफ्ट नहीं है, तुम नहीं दे रहा हमको फ्रीडम, ये मेरा अधिकार है, समझे ना, मेरा अधिकार है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है हम, होमोसेपियंस हम। इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड वेस्टर्न आइडियाज, क्यों ना इतना बड़ा बड़ा डिंगनाबाजी करते हैं हम भी क्लास में, हाँ क्या बोलते हैं, रेफरेंस तो मेरा हमेशा लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी पे ही अटकता है, सिंपल सी बात है। रूसो का ही बात करते हैं, वोल्टेयर का ही बात करते हैं, इमैनुअल कांत का ही बात होता है इस क्लास में, अब्राहम लिंकन का ही बात होता है, क्यों? अरे भाई वेस्टर्न एजुकेशन सीखे हैं, तो वेस्टर्न एजुकेशन तो बहुत लिबरल कर देता है लोग को, यदि ठीक से देखे तो। यही उस समय भी किया था इंडियंस को, जो पढ़े लिखे तबका था।
देखो एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, हाँ मिलिटेंट भी है, नहीं होगा तो लड़के लेंगे और क्या। इसी में तुम्हारा वही रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट वाला बात आया, और उधर चल रहा है भगत सिंह का भी। तिलक महाराष्ट्र में थे, बिपिन चंद्र पाल थे तुम्हारा, और अरविंदो घोष बंगाल में, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह पंजाब में, ठीक है ना, और भी तुम्हारा कृष्ण रहे थे आंध्र प्रदेश में। यानी कि पूरा इंडिया को कवर किया है अपने अपने जगह से, ठीक है। तो अपने अपने जगह सब एक्सट्रीमिस्ट लोग, लीडर लोग आगे निकले, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। यदि मैं बात करूँ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट का, तो ये भी नेशनल मूवमेंट में कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? राजा नारायण तुम्हारा जो थे घोष थे, अश्वनी कुमार दत्ता बंगाल में, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर भी थे महाराष्ट्र में। ये सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट को आगे बढ़ाने, नहीं कि लड़ाई करके, लड़ाई झगड़ा करके लेंगे आज़ादी, ऐसे तो नहीं देने के लिए तैयार है आप, क्या करें तो। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल हैपनिंग से भी बहुत फायदा मिलता है ना। देखे वो फ्रांस में क्या हुआ, तो यूरोप में क्या हुआ, तो बाहर भी जो कंट्री हो रहा है वहाँ से आइडियाज़ इंडिया में डेवलप्ड होगा, बड़े बड़े हमारे जो इंटेलेक्चुअल है वो लेके आएंगे। तो देखो इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इंटरनेशनल इवेंट्स, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे राइस, जापान का राइस होना, जापान के बारे में तुम लोग को हिस्ट्री पता ही है, मंचूरिया का भी पता है तुम लोग को। और उससे पहले जो 100 साल में किया यूरोपियन नेशंस ने, वो तो वो 20-25 साल में ही करके दिखा दिया। तो जापान का राइज होना और डिफीट होना रसिया का जापान के हाथों 1905 में, इतना छोटा कंट्री जापान को हरा, उसको रसिया को हरा दिया, यूएसएसआर को हरा दिया 1905 में। बताएंगे इसका स्टोरी बाद में। तो बोला कि यार इतना छिद्दी सा कंट्री इतना बड़ा लैंड को हरा सकता है, तो ये छिद्दी सा, ये भी तो छिद्दी सा ही देश है इंग्लैंड, और इंडिया का एज अ होल बहुत बड़ा है प्रेरणा। डिफीट ऑफ इटली बाय इथोपिया, इटली को हरा दिया। डिफीट ऑफ इटली बाय इथोपिया, इथोपिया ने हरा दिया क्योंकि इथोपिया पे बहुत साम्राज्य करके रखा हुआ था। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो आयरलैंड में हुए थे एनी बेसन के टाइम में, उधर रसिया, इजिप्ट, टर्की, चाइना इंस्पायर कर दिया। यस, हम भी कर सकते हैं। कर्जन का रिग्रेसिव पॉलिसी जान ही रहे हो तुम लोग। हाँ, कर्जन, लॉर्ड कर्जन, पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस। उसके बाद इनका पॉलिसी कलकत्ता म्यूनिसिपल एक्ट, ये पूरी तरीके से ये सभी चीज़ का इंडियन कंट्रोल को खत्म कर रहा था। इंडियन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था कि इंडियन भी रहेंगे, उसका खत्म कर लिया। बोला है सारा देश हमारा है, तुम ऊपर से हुकूमत करते हो, कोई बात हुआ? यहाँ से रेडिकल थॉट जन्मना शुरू हो गया, और बड़े बड़े लीडर भी इस चीज़ को पोलिटिसाइज किए, आगे बढ़ा, और एक धारा तैयार हो गया जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट क्लास कहते हैं। मेथड्स क्या था जी? मेथड्स क्या था जिस मेथड्स के सहारे एक्सट्रीमिस्ट क्लास ने अपना बात को पहुँचाया? प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। स्वदेशी कपड़ा होगा, अपना कपड़ा होगा कॉमन, हाँ हम करेंगे, भले ही हमारा महंगा हो हम करेंगे, और बाहर का फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर देंगे। पिकेटिंग ऑफ शॉप्स, लिक्विड शॉप जो है दारू वाला है, घेर लेंगे उसको, नहीं चलने देंगे। बिल्डिंग ऑफ न्यू नेशन, जहाँ पे हमारा अपना नेशनल एजुकेशन का प्रमोशन हो। पैसिव रेजिस्टेंस है जी, पैसिव मतलब क्या होता है? रोकेंगे धरना से, क्योंकि अभी भी तो कांग्रेस वो है ही, कांग्रेस तो एक्टिव है, और कांग्रेस का विचारधारा क्या है? पैसिव होना चाहिए, एक्टिव नहीं। मारधार वाला तो कभी रहा ही नहीं रहे। नॉन कॉपरेशन करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। कैसे? गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जाएंगे, कोर्ट, स्कूल, कॉलेज में यदि हमारा है, हम यदि टीचर है तब नहीं जाएंगे पढ़ाने के लिए, बस हो गया बायकॉट। यदि हम लॉयर है तब नहीं जाएंगे। तुमको बताएंगे कि एनसीएम में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, उस समय बैरिस्टर, बड़े बड़े बैरिस्टर सब कैसे अपना छोड़ दिए थे, मोतीलाल नेहरू सब बताएंगे तुमको। तो वही बॉयकॉट करना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हम कॉपरेट नहीं करेंगे आपको। तो जो मेथड था, जो यूज किया गया, जो टेक्निक, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है, यानी कि संविधान से भी ऊपर रह के है, वह संविधान से ही पावर डिराइव करके पीसफुल तरीके से। लीडरशिप जानते हो, लाला लाजपत राय, बाल पाल लाल, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक तुम्हारा, लाला लाजपत राय, और पाल से एक है तुम्हारा नेता, उसको अरविंदो घोष जो कि बंगाल में एक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव क्या था? स्वराज। फर्स्ट टाइम, अभी देखो ऑप्शनल में ज़्यादा पढ़ोगे इसके बारे में। स्वराज पहली बार बोला कि स्वराज चाहिए हमको, क्यों? बाल गंगाधर तिलक बोल दिया वहाँ पे। फर्स्ट टाइम स्वराज हमारे भूमि को स्पर्श किया कॉन्सेप्ट, ठीक है। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स बता चुके हैं। इंडियन इंडस्ट्री को इनकरेज करना ताकि हमारे इंडियंस के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो।
सोशल वर्क होना है विलेज में। बताओ, विलेज तो बहुत पीछे चल रहा है। पैसिव रेजिस्टेंस, पेट्रियोटिक सॉन्ग बजेगा, पेट्रियोटिक फेस्टिवल होगा, और यहाँ से गणपति फेस्टिवल शुरू कर दिया बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, जो कि अभी तक चलता है बढ़ चढ़ के हिस्सा। गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, क्या चलता है? बाबा किए थे कि यूनाइट करने के लिए कंट्री को। पोर्ट देखते हो कितना यूनाइट हो जाता है उस समय, हिंदू मुस्लिम सब करता है। कौन शुरू किए? तो बाल गंगाधर तिलक किए थे। देख रहे हो ना, गुरु जी का किया हुआ अभी तक है। इसलिए बोलते हैं बाबू कुछ कर लो बढ़िया वाला काम, आने वाला जनरेशन फॉलो करेगा उस चीज़ को। लगता है मजाक सबको, क्यों? क्योंकि तुम अपना जीवन तक बस देखते हो कि ये 60 साल का जीवन है, उसमें 20 साल तो हम गिना ही दिए अपना जीवन। अब 40 साल हम क्या उखाड़ लेंगे? बहुत कुछ उखाड़ लोगे, प्रेरणा मिलेगा। दिनकर साहब चले गए, उनके बारे में चर्चा होता है क्लास में, तो क्या किए समझ लो। आज भी बोलते तो रेफरेंस हमको दिनकर साहब का ही देना पड़ता है बेगूसराय के बारे में, और उसके बाद रिफाइनरी का बात होता है। फिर राष्ट्र कवि रहे हैं कि देखो, ये तो हम बहुत गर्व करते हैं कि हम वहाँ पढ़ा रहे हैं जहाँ दिनकर साहब का जन्म हुआ। सिमरिया घाट जाते हैं, बताओ वहाँ के, ये बहुत गर्व होना चाहिए बिहारी लोग को, जो बेगूसराय में स्पेशली यहाँ पे है। वहाँ तुम लोग खुद नहीं जानता है दिनकर साहब को, दिक्कत ये है ना। बहुत अच्छी बात, मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुमको, अप्रिशिएट करता हूँ मैं तुमको। एक्सट्रीमिस्ट, अब तुम खुद बोलो नितेश कि एक्सट्रीमिस्ट का तो होगा, क्योंकि हर आदमी तो एक्सट्रीमिस्ट होना नहीं चाहेगा। जनरल मास क्या चाहेगा? शांति में काम हो, नहीं तो फिर उसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वही है कि लैक ऑफ मास सपोर्ट, वीकनेस यही है। ये मिडिल क्लास तक और अर्बन एरियाज तक ही रहेगा। कौन समझेगा? विलेज लेवल पे कौन समझेगा? बड़ा बात, अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लीडर्स के बीच में तुम्हारा फैक्शंस है, डिसयूनिटी है, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग सोच रहे हैं, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है मॉडरेट्स का। मॉडरेट चाहता है कि अभी पिटीशन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मिल्स हो, ये चाहते हैं कि नहीं तो आज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हम लेके रहेंगे चाहे किसी तरह भी दे। तो थोड़ा सा अटेनमेंट हुआ गोल का, हम ये नहीं कह सकते कि पूरा फुलफिल हुआ। यही जो खींच तीर के आगे पहुंचा है, बाबा आए लिट कर दिया, उसके बाद बाबा के लिए भी तो बेस बना कर रख रहे हैं ना ये लोग। बाबा का मतलब है गांधी बाबा, यहाँ पे पवित्र आत्मा, ठीक है ना। बताओ, उस पर भी राजनीति करता है लोग सब बैठ के। घिन आना चाहिए लोग को, सच में घिन आना चाहिए। बोलने के लिए बहुत कुछ है, रहने दो। एक्सट्रीमिस्ट देखो, अब देखो यहाँ पे समझो कि अभी बताया ना कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच क्या है, कि फॉरेन गुड्स को आपने बॉयकॉट कर दिया। एक तरीका है जिससे ब्रिटिश इकोनॉमी खत्म हो जाए, समझे। अर्लियर बॉयकॉट हुए थे हमारे भारत में, ठीक है, उसके बारे में भी जानोगे थोड़ी देर में। मॉडरेट आइडियोलॉजी क्या है तो मैं बता चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच जहाँ प्रेयर्स, प्रोग्राम और डेमोन्स्ट्रेशन से काम किया जाए। और डेमोन्स्ट्रेशन क्या? पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। किसके अगेंस्ट? पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश अगेंस्ट। तो बात समझने का प्रयास करो। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल में ही तुम्हारा ये दोनों जो आइडियोलॉजी दिखा है, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल होने के बाद जो स्टेप्स लिए गए हैं, कुछ कांग्रेस वाले बोले थे ना अब हम नहीं सहेंगे। क्या क्यों किया ये लोग? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के वजह से। क्या हम भाई भाई लोग को तोड़ देगा? अभी देखो स्टेट टूटता है तो बुरा लगता है ना, टूट गया, एक बैरियर आ जाता है। तो इस तरह लोग, इसके बाद आइडियोलॉजिकल डिफरेंस दिखना शुरू हो गया। मॉडरेट्स पीछे चले गए, एक्सट्रीमिस्ट आगे चले गए। लंबा सक्सेसफुल नहीं रहा एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि लोग नहीं जुड़ेगा इससे भी, क्योंकि उनको चाहिए बहुत शांति वाला चीज़, और वो गांधी बाबा प्रोवाइड करेंगे। देखो अब समझो बंगाल का स्थिति समझ लो कि बंगाल का मतलब क्या हुआ कि बाबू अभी के हिसाब से वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, यानी कि ईस्ट बंगाल मतलब अभी के हिसाब से बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार और कुछ पार्ट आसाम का भी 1905 में। हाँ, आप उसको डिवाइड कर दिए लैंग्वेज और रिलीजन पे। लैंग्वेज क्या? बंगाली, नॉन बंगाली, रिलीजन हिंदू और मुस्लिम, दोनों ही था। इसका मैं आंकड़ा भी तुम लोगों को बताऊंगा ऑप्शनल में, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो राज करो, कर्जन किए थे। क्यों? आखिर बंगाल को ही क्यों? मद्रास भी तो था, बॉम्बे भी प्रेसिडेंसी था। क्यों? क्योंकि देखो पॉलिटिकली चार्ज स्टेट है, नंबर 1, नेशनलिज्म का हब है वो, एक से एक लीडर जन्मे हैं वहाँ पे, हिंदू मुस्लिम का यूनिटी है क्योंकि दोनों साथ रह रहे हैं। किस तरह वहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा करवाया जाए, समझ लो ना। नेता लोग को बढ़ना है, पॉलिटिकल माइलेज पाना है तो क्या करता है? सांप्रदायिक हिंसा करवा देता है,
और वहाँ से ले लेता है वोट, अपोजिशन को भी फायदा और जो पक्ष में है उसको भी फायदा। ये स्थिति होता है कंट्री में। और हब फॉर नेशनलिस्टिक फीलिंग्स, कर गुजरने का जो जज्बा है बहुत ज़्यादा था बंगाल में, है ना। इसमें कोई, तो इसलिए बंगाल बाबू इम्पॉर्टेंट है। देखते हो बंगाल की राजनीति के लिए कितना अभी लगा हुआ है, किस तरह अपना हाथ में सत्ता ले ले। हाँ बताओ, आज से तुम लोग तंज मारे भी किए हैं हम, जो बात है विश्व गुरु वाला रिलेटेड, तो समझो तुम लोग, यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो अपना दिमाग भी यूज़ कर लो, है ना। तो बंगाल बिग टेरिटरी था, बहुत बड़ा टेरिटरी है, बहुत बड़ा लैंड है। बोला कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता था, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम किए। तो भाई इतना दिन से क्या है, झुंझुना बजा रहे थे, पहले भी तो कर सकते थे आप, अभी आपको क्यों ख्याल आया? ये भी सवाल तो उठाता ही है लोग, है ना। क्यों? क्योंकि ये जितने भी बंगाल है एक बहुत बड़ा पावर था कि इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म को दबा सकता है, और राइज कर ही रहा था लीडर लोग यहाँ से। तो देखो क्या हुआ कि मुस्लिम डोमिनेटेड को बना दिया ढाका, दैट इज अ बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान बन गया बाद में जाके। और हिंदू डोमिनेटेड जो वेस्ट बंगाल, कलकत्ता रख दिया कैपिटल, उधर ढाका रख दिया उधर। और वहाँ से भी एक से एक प्रोमिनेंट हमारे लीडर हुए, चित्तौड़ के सूर्य सेन। वाह, सूर्य सेन बहुत बड़ा लीडर है, उतना नहीं पढ़ाया जाता है, डिटेल में नहीं बताया जाता हमारे इंडिया में, पर चित्तौड़ के थे। वाह, यदि अभी इंडिया में रहता है चित्तौड़ का, उनके बारे में, चित्तौड़ के बारे में भी हिस्ट्री हम लोग बहुत पढ़ते। साथ साथ हम सूर्य सेन का भी कंट्रीब्यूशन बहुत जानते हैं, टीचर थे सूर्य सेन। नहीं उतना नहीं बोलोगे, उतना नहीं बोलोगे, ये बोलोगे कि भगत सिंह टाइम के, ठीक है ना, भगत सिंह के कंटेम्प्रेरी टाइम के, और बहुत खतरनाक टीचर थे। बताओ, हाथ काट लिया, उंगली का काट दिया, बहुत डैमेज, फिर भी लड़ रहे थे और स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे थे, समझे ना, बहुत खूब। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा था अलग से किताब में, बीटेक के टाइम में, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ था उनसे। मैंने कहा वाह, एक तो टीचर है, टीचर तो ऐसे ही मुझे फील्ड, हमको टीचर बनने से पहले ही हमको ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर था टीचर को लेके। अभी भी बाबू हम LKG का भी टीचर देखते हैं तो मेरा ह्यूज रिस्पेक्ट होता है, समझे ना, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्ट है सोसाइटी से, उसका वो अच्छा है तो अच्छा कर सकता है, यदि बुरा है तो बुरा सिखा सकता है, समझा ना, डायरेक्ट कनेक्ट कर लेगा ना वो, तो बाबू मोस्ट वैल्यूएबल है सोचोगे तो, समझे ना। तो ये सब चीज़ रहा है, कभी सूर्य सेन के बारे में पढ़ लेना, अच्छा लगेगा। तो ये कर्व करने के लिए, नेशनलिज्म कर्व करने के लिए ऐसा किया गया है। पार्टीशन से क्या हुआ, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर रक्षाबंधन वाला कॉन्सेप्ट चला, रविन्द्रनाथ टैगोर लेके आए, राखी लेके आए, मतलब बॉन्ड की कोई बात नहीं, अलग अलग हो रहे हैं, सब साथ ही रहेंगे, बानो हिंदू मुस्लिम को राखी, एक सिंपैथी दिखाने के लिए। अभी भी कोई बात नहीं, मैं बाद में पॉलिटिक्स कितना करवट लिया, बाप रे बाप, हिंसा हुआ है, रो देगा बाबू, तुम देखेगा। हम तो कभी कभी बैठ के सोचते हैं कि आज़ादी कितना मुश्किल से मिला, और उसके बाद भी जो बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, यहाँ इंडिया जो डिवीज़न हुआ इसी दिन के लिए, कितना लोग मरे बताओ। उसके बाद आज़ादी मिलने के बाद लोग परेशान, मतलब बहुत हमारे जो पुर फादर से बहुत सफ़र किए हैं, और हमको अभी फ्री में आज़ादी मिला है, जो बात है। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन इन 1905, इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ अर्ली ईयर ऑफ 20th सेंचुरी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑफिशियल रीजन क्या दिया गया कि बंगाल बहुत बड़ा एरिया है, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने में दिक्कत होता है, तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं। हमारा रियल जो मोटिव था इसके पीछे का, नेशनलिज्म को कर्व करना, तोड़ना, रोकना, क्योंकि एग्जाम समझ में आ गया तुम लोग को क्या रीज़न है इसके पीछे, पॉलिटिकली चार्ज वाला जो बोले। ये कर्जन का इम्पीरियलिस्टिक एटीट्यूड था कि कैसे हुकूमत में सत्ता पे बने रहे, समझे। और इन्होंने 2 पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए काटा है, लैंग्वेज और रिलीजन को बता चुके हैं। आंकड़ा बता देंगे ऑप्शनल में, ये कितना आंकड़ा गया है इधर, हिंदू और मुस्लिम का आंकड़ा कितना हुआ, बंगाली नॉन बंगाली कितना हुआ, विल सी, बेस लेवल काम करेगा ये। कंसिक्वेंस ऑफ पार्टीशन क्या हुआ देखो, अब तो धरा घुसा गया ना कांग्रेस वाला, बताओ तोड़ दिया। क्या किया तब इतना दिन मॉडरेट्स लोग, इसी दिन के लिए इंतजार था मॉडरेट्स लोग, क्या यही प्रेयर करके किए हो, यही पाया है, अंदर ही फूट हो गया, गुस्सा एकदम ज्वालामुखी। देखो उसका रिजल्ट क्या हो। 1906 कलकत्ता सेशन हुआ, बोले थे ना कि एक साल में सेशन अलग अलग हो रहा था, तो कलकत्ता जो कांग्रेस का सेशन हुआ
उसमें कंप्रोमाइज रिजोल्यूशन वाज पास्ड एट दिस, रेजोल्यूशन पास किया गया और वहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने अब कांग्रेस का जो कि मॉडरेट्स है एम रखा कि हम ये करना चाहते हैं। 4 रेजोल्यूशन हुआ, स्वदेशी, गो फॉर स्वदेशी, फॉरेन गुड्स बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन होना चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट, खुद रूल करे, स्वराज। तिलक यहीं पे बोले हैं कि स्वराज इज माई बर्थ आई शैल हैव इट। अब वहाँ से 1906 में बाबू स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया और यूपीएससी हंसते हुए 2016 में पूछ लेता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का इमीडिएट असर कौन सा मूवमेंट पड़ा है, तो बहुत तुम्हारा लॉलीपॉप आंसर, स्वदेशी मूवमेंट, आंख बंद करके लगा दो वहाँ पर, लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा गया था, समझ गए ना। यानी कि लेमैन भी एक बार भी कोई हिस्ट्री पढ़ा होगा, बच्चा भी लगा देगा उस आंसर को। अभी तक के इतिहास में 2016 का सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है सिविल सर्विस में, हाँ बहुत सिंपल। उसमें 80 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ लिया गया था और करंट अफेयर जब भी क्वेश्चन पूछता है तो आसान हो जाता है। दिल्ली के गलियारे में था कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, इतना आसान कैसे पूछ लिया सिविल सर्विस में। जब लोग फिर इंस्टीट्यूट अपने अपने तरह से व्याख्या करना शुरू कर दिया, 17 में ले लिया सबका, धर के ले लिया, 18 में धर के ले लिया, 19 में थोड़ा कम किया, अब 20 में धर के ले लिया। और 21 में बाबू जो लेगा उसका इतिहास साक्षी रहेगा 21 का, लंबा समय तक याद रखोगे 21 का पेपर तुम लोग इस बार जो आने वाला है। तुम सोचोगे कि यार हमको तो अब 24 घंटा पढ़ेंगे तो पास नहीं कर पाएंगे, वो भी मजबूर कर देगा तुमको सोचने पे। इस बार देखते रहो तुम लोग, देखते रहो इस बार तुम लोग क्वेश्चंस, बस कोशिश है डिकोड करने का कि कितना पास पहुंच पाते हैं हम लोग सिविल सर्विस का इस तरह के पढ़ाई से। ये हमारे लिए भी चैलेंज है, तुम्हारे लिए भी चैलेंज है, समझे। तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया 1906 में, इमीडिएट असर है तो उसका क्या क्या चीज़ है पढ़ेंगे कुछ चीज़ आज हम लोग। पार्टीशन ऑफ बंगाल एक्सप्लेन कर दो क्या क्या हुआ था। हाँ ऐसे ऐसे हुआ, जो भी 2 पैरामीटर्स पे डिवाइड हुआ, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के हिसाब से कर्जन ने किया था ये चीज़। एंटी पार्टीशन मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट क्या एंटी काहे तोड़े हैं बंगाल को, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, नहीं जाएंगे भाई स्कूल नहीं जाएंगे हम, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दो, स्वदेशी गुड्स होगा, हाँ अपना नेशनल एजुकेशन होगा, कॉलेज अपना वाला होगा। ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये जो एनलमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं है, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन होगा, पार्टिसिपेशन गलत है, पार्टीशन, ये जो की है उसको रद्द करो, ठीक है। बहुत प्रेशर बना है। अब जब मुस्लिम को खुश करने के लिए क्या किया, बंगाल को कैपिटल ट्रांसफर कर दिया दिल्ली में। देखो दिल्ली है जी, मुगल का साम्राज्य रहा है, दिल्ली सल्तनत का रहा है, देखो मुस्लिम वाला एरिया है ना, इसलिए हम दिल्ली को बना रहे हैं। मुस्लिम को बोलते हैं मुस्लिम तुष्टिकरण कर दिया ब्रिटिश ने। अब लड़ते रहो हिंदू के साथ बैठ के तुम लोग, क्यों, क्योंकि दिल्ली पावर सीट रहा है, बंगाल इधर इंग्लिश के लिए रहा है, मैं इंडिया के लिए तो दिल्ली ही रहा है, शुरू से देख लो और अभी तक दिल्ली है। तो दिल्ली में बहुत छुटपुटिया भी सरकार रहेगा तो पावर बहुत ज़्यादा है उसका। केजरीवाल को तुम इग्नोर कर ही नहीं सकता है, भले ही तुम नवीन पटनायक को कर दो उड़ीसा का, जबकि वो नवीन पटनायक 20 साल से है वहाँ पे लगभग, वहाँ कोई नहीं जानता है, उतना नहीं जानता उसके बारे में, मगर दिल्ली का सब जानता है। वो इतना यूनियन टेरिटोरी का गवर्नमेंट है फिर भी वो सुर्खियाँ बना रहता है, भाई कैपिटल है ना, वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसका। वहाँ का लोग मिल जाएगा तो बाबू कहाँ है, पंजाब में सक्सेसफुल है नहीं हुआ प्रोटेस्ट, और दिल्ली में सक्सेसफुल होता है, क्यों, लाइमलाइट में आ गए तुम, मीडिया हाउस है वहाँ पे, वर्ल्ड इंटरनेशनल तुम्हारा वो है, सर्वेलेंस है वहाँ पे। तो यही समझो हिस्ट्री बनाया वैसा दिल्ली को। तो क्या हुआ कि देयर वाज इनिशियल, ये हो गया तुम्हारा, हाँ इनिशियल ऑब्जेक्टिव एंड लेटर सब्सिडाइज्ड बाय अटेनमेंट ऑफ बॉर्डर गोल ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ बोला कि शुरू में पार्टीशन ऑफ बंगाल खत्म कर दो, बस बाद में यही उफान मार दिया कि नहीं अब हमको आज़ादी चाहिए, नहीं हम पहले कुछ चीज़ के लिए तलाश कर रहे हैं और मास पार्टिसिपेशन हुआ तो हमको आज़ादी चाहिए, हमको स्वराज ही चाहिए। तो यहाँ से इंडिपेंडेंस का बात उठना शुरू हो गया हमारे भारत में। आज 1905 लंबा यात्रा शुरू हुआ, 42 साल तक, तब जाकर आज़ादी मिलता है। देखो आज़ादी कितना मुश्किल से मिलता है किसी को। कैरेक्टर क्या है कि बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करना, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना, सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करना और बंगाल का नेशनल कांग्रेस को इस्टाब्लिश करना ताकि वो स्वदेशी हाँ चीज़ों को बरकरार रखे, उसके एजुकेशन को बरकरार रखे, क्योंकि जो भी होगा स्वदेशी होगा, बोले स्वदेशी गुड्स होना चाहिए। हमारा जो अपना आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, मेक इन इंडिया, स्वदेशी, समझ रहे हो ना। तो हाँ सेम आ गया, देखो हाँ बंगाल केमिकल फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया है आचार्य पीसी दत्त ने, दे ने
ठीक है। तो देखो आप क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, तो केमिकल फैक्ट्री सब अपना अपना लोग सब कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर सब है, ठीक है। बंगाल कैनाल ऑफ नेशनल एजुकेशन, हाँ नेशनल एजुकेशन, अब देख लेना तुम लोग, स्पेलिंग तुमको सही अच्छा मिल जाएगा तुमको। गुरदास बनर्जी और टैगोर लिखते हैं अमार सोनार बंगला, जो कि अभी भी बांग्लादेश का क्या है, नेशनल एंथम है, ठीक है। टू मार्क हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया गया पाकिस्तान के टाइम में, जब बोल चुके हैं तुम लोग को हिंदू मुस्लिम को साथ रखने के लिए। तिलक पहला आदमी थे जिन्होंने डिफाइन किया कि मूवमेंट क्या चीज़ है। अरविंदो घोष पहला आदमी थे जिन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से क्रिटिक्स किया, क्रिटिक बना मॉडरेट्स के लिए कि ये बेकार है, मॉडरेट्स को कुछ कर ही नहीं रहा है ये लोग। अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अब नहीं रहा वो समय, अब है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हम, ठीक है। और लिखते हैं न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ठीक है, बूढ़ा लोग के लिए हम लोग नया है, नया हम लोग लैम्प है बूढ़ा लोग के लिए, वो मॉडरेट्स को बोल रहा है, समझे। अब मॉडरेट्स आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज कर रहा है, बर्बाद है। ये प्रेजेंटेड, देखो अरविंदो घोष का देखो आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइज एंड रिलक्टेंस बॉयकॉट, ऑर्गेनाइज तरीके से बॉयकॉट करो जी, और अपने जर्नल वंदे मातरम में लिखते हैं। वाह, देख रहा है तुम लोग। और वहाँ पे ये भी पैसिव रेजिस्टेंस का बात करते हैं, ये नहीं कि पूरा सिस्टम ही तंत्र खत्म कर देंगे, पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे, एक्टिव नहीं, पैसिव। एक्टिव मतलब क्या होता है, वायलेंट, नॉन वायलेंट तरीके से। और अश्वनी कुमार दत्ता स्वदेश बंधक समिति इस्टाब्लिश करते हैं। कृष्णा कुमार मित्रा फर्स्ट हैं जो प्रेजेंट करते हैं कि आइडिया ऑफ बॉयकॉट इन 1905 में संजीवनी जर्नल में लिखते हैं अपना कि हाँ बॉयकॉट हो सकता है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट, और वो एंटी सर्कुलर सोसाइटी भी इस्टाब्लिश करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं वही रक्षाबंधन का कॉन्सेप्ट लाते हैं, और आत्मशक्ति, आत्मशक्ति बोलते हैं कि भूखा रहिए, हम भूखे रहेंगे, वो फास्टिंग करवाया गया उस दिन सबको। अब इनका बात तो मानेगा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का बात कौन नहीं मानेगा। अभी भी तुम बोल देगा बंगाली लोग गला मिल लेगा तुमसे, स्वामी विवेकानंद के बारे में बोल दो, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बोल दो, बहुत बड़ा एसेट है ना बंगाल के लिए, हाँ बहुत बड़ा एसेट है, रविन्द्रनाथ टैगोर तो बहुत बड़ा एसेट है ना। पहला बार तुमको नोबेल प्राइज मिलता है किसी को लिटरेचर में एशिया का, तो बहुत बड़ा आदमी है। गीतांजलि उनका देखो कितना, लगभग हर एक लैंग्वेज में छपा है गीतांजलि। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आत्मशक्ति पे, अपना शक्ति पे विश्वास रखिए। और देखो रामदास सुंदर द्विवेदी यही तुम्हारा आरंदन का बात किए थे कि कुकिंग ऑफ फूड, यानी कि नॉट कुकिंग, अपने लिए खाना मत बनाइए, आरंदन पे बैठ जाइए। बोलते हैं ना भूख हड़ताल, घर ही घर छोड़ दीजिए, खाना बना छोड़ दीजिए, ताकि पिघलेगा दुश्मन का मन। दुश्मन इतना भी तो बदमाश नहीं हो सकता है, एक दिन होगा फिर अगला दिन सोचेगा नहीं ह्यूमन है जी, तभी ना हमारा जो अनशन पे बैठ जाते हैं वहाँ पे प्रेशर होता है, तो सब आदमी वॉच डॉग में रहेगा। गवर्नमेंट पूरा परेशान, क्यों पता है सब पीसफुल है, कब भी वायलेंट बदलेगा, कब तंत्र खत्म कर देगा, यू नेवर नो। मास सपोर्ट जुड़ रहा है अनशन पे, देखा नहीं क्या हुआ कांग्रेस का हालत अन्ना हजारे की वजह से। तो सतीश चंद्र मुखर्जी वर्क फॉर एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन, एस्टैब्लिश डाउन सोसाइटी एंड जनरल डाउन, समझे। तो अपने अपने तरीके से सभी ने बहुत भूमिका अदा किया है स्वदेशी मूवमेंट में। लिंकेज देखो, तो ये देखो, अब ये पढ़ाएंगे लास्ट, ये कर देते हैं कवर, ठीक है, सब नहीं जा पाएंगे, बहुत लंबा है। ये बात समझो कि लिंकेज अब स्वदेशी, क्या बॉयकॉट नया चीज़ था? तो नहीं, बॉयकॉट वाला कॉन्सेप्ट बहुत पहले आया था, इस बार रियल टर्म्स में बॉयकॉट हो रहा है। तो बॉयकॉट का हिस्ट्री से जेनेसिस कहाँ पे हमारे इंडियन हिस्ट्री में, तो देखो वही बताया गया है कि लिंकेज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट। बॉयकॉट समझ रहे हो ना, बॉयकॉट कोई सामान को रोक देना, कोई भी चीज़ को। गोपाल राय देशमुख पहली बार आइडिया ऑफ बॉयकॉट 1849 में पुणे में लाए थे, वही देशमुख है जी नीचे वाला, मराठास। प्रीच्ड बाय एम.जी. रानडे, राजनारायण बोस, नवगोपाल मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, जे.बी. जोशी। इकोनॉमिक मेजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्री। तो क्या है कि ये सभी बोले कि इंडिजिनियस डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडिजिनियस इंडस्ट्री बनना चाहिए, यानी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो हमारा था वो आगे होना चाहिए। यानी कि पहली बार समझ लो 1849 में गोपाल राव देशमुख ने ये आइडिया दिया था बॉयकॉट का। अब बॉयकॉट भोलेनाथ चंद्र ने भी दिया था 1870s में,
ठीक है, टू एक्सर्ट इकोनॉमिक प्रेशर ऑन ब्रिटिश। ब्रिटिश का जो भी कॉलोनियल पॉलिसी था, स्पेशली इकोनॉमी जो भी कर रहा था, उसको लेके 1870 में भी रखा था बॉयकॉट का। उसके बाद बॉयकॉट कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया था तिलक ने भी 1896 में, ठीक है, 1896 में इन्होंने भी किया था। के मित्रा वो फर्स्ट टाइम आइडिया ऑफ बॉयकॉट लिखते हैं अपने जर्नल संजीवनी में। तो समझ में आया तुम लोग को, ये बॉयकॉट नया चीज़ नहीं था। कोई पूछेगा कि क्या 1905 के बाद ही बॉयकॉट हुआ था, ऐसा नहीं है। बॉयकॉट का बहुत सारे जर्नल में बहुत पहले का भी इतिहास है, और उसमें सबसे पुराना जो इतिहास है वो 1849 का है, देशमुख जी का, बिल्कुल। तो थोड़ा देख ही लेते हैं इसको कि हिस्ट्री, अब वही तुम्हारा जो माइंड मैप दिया गया है कि हम बॉयकॉट का हिस्ट्री देखें तो 1849 से मैच करता है, गोपाल राव देशमुख का, ठीक है। और वही लिंकेज है स्वदेशी मूवमेंट से। पूछेगा कि बॉयकॉट का क्या लिंकेज है तो बता सकते हो, कोट कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। और 1905 में वही संजीवनी में लिखा ही थे के मित्रा ने बॉयकॉट का, समझ गए। 1905 ये हो गया तुम्हारा, इस तरह आगे बढ़ा है। देखो मास पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट बताओ लार्ज नंबर से निकले, प्रैक्टिस किए, हाँ, ऑर्गेनाइज किए, शॉप को लूट लिए और फॉरेन गुड्स को सेल कर दिए। स्कूल एंड कॉलेज वेयर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट और पेनलाइज बाय द स्टॉपिंग ग्रांट्स एंड, बोला कि जो विद्यार्थी जिस इंस्टीट्यूट से निकला है उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, छोड़ दो। डराने के लिए, धमकाने के लिए, जो स्टूडेंट को गुनहगार वो साबित किया गया पार्टीशन के बेस से, भाई तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए डिस्क्वालीफाइड है। जैसे इस बार बिहार गवर्नमेंट ने निकाला था ना कि यदि धरना प्रदर्शन करोगे तो जॉब नहीं मिलेगा, वही तो देख रहे हो, ब्रिटिश वाला ही को पॉलिसी है रोकने के लिए। अब बताओ सबसे बेरोजगारी ज़्यादा बिहार में ही है ना। तो वुमेन हुआ ट्रेडिशनली होम सेंटर्ड स्पेशली, बताओ पहले महिला लोग चार दीवारी के अंदर ही रहती थी, वो भी गजब पार्टिसिपेट किए, स्पेशली अर्बन मिडिल क्लास वाली महिला निकली है और पूरा लूट लिया, पिकेटिंग कर दी बाबू, शराब को घेर ली। क्यों? पति पी के मारते थे, घर में तनाव होता था। इस बार भी जब बिहार में दारूबंदी हुआ तो सबसे ज़्यादा वेलकम किसने किया? महिला ने किया। क्यों? कि महिला को ही नीतीश जी ने प्रॉमिस किया था। बात समझने का प्रयास करो, वही वोट बैंक पॉलिटिक्स का रूप ले लिया, ठीक है, समझिए बात को। और जो मुस्लिम पार्टिसिपेट थे, जो इम्पोर्टेंट थे, अब्दुल रसूल थे, लियाकत हुसैन थे, अब मौलाना आज़ाद, देखो मजाक है क्या? आज़ाद साहब, हाँ भले ही तुम क्रिटिसाइज कर दो, कुछ से कुछ बोल दो, मौलाना आज़ाद तब के थे, उस समय से लड़ रहे थे। तो हम तो बोल ही तो रहे हैं तुमको, कितना 22 बार बता चुके हैं कि जो इंडिपेंडेंट हम लोग का कैबिनेट जो बना है पहले, इंडिपेंडेंट भारत का, बहुत सभी लोग महान थे कि बहुत मेहनत करके पहुंचे थे वहाँ पे, ठीक है ना। बट मोस्ट ऑफ द अपर एंड मिडिल क्लास मुस्लिम स्टेट, अब मगर दिक्कत वाली बात है कि अपर और मिडिल क्लास वाला वो दूर रहे। क्यों? अरे भाई उधर से मिल रहा है ब्रिटिश की तरफ से संरक्षण, आप पार्टिसिपेट मत करो ना यार, हम तुमको दे ही रहे हैं, तुमको क्या टेंशन, हिंदू लोग क्या करेगा तुम्हारे लिए, तो मारेगा, वो कंट्री वो अपना बनाना चाहता है, तुम्हारे लिए नहीं है ये कंट्री, भगा देगा तुमको। कान भर रहा है मुस्लिम को, और ये चीज़ लंबा समय तक दिखता है। तो सोशल बेस्ड मूवमेंट का कहाँ तक रहा कि सटन सेक्शन ऑफ जमींदारी वो भी आया है, तो बोला कि अरे भाई ब्रिटिश तो बर्बाद है, ये हमको जमींदार राइट भी ले लिया है सनसेट क्लॉज के हिसाब से, बताए थे तुम लोग को। स्टूडेंट्स है, वुमेन है, लोअर मिडिल क्लास वाले सिटीज़ और टाउन्स में हैं। तो व्याख्या कर लेते हैं इसका, कितना है जी, हाँ इसको व्याख्या कर लेते हैं, उसके बाद क्लास क्लब कर देते हैं। तो क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, यानी कि आप इतना बड़ा स्वदेशी मूवमेंट चला, उसको व्याख्या किस तरह करोगे? तो कह सकते हो कि इस मूवमेंट में मुस्लिम सपोर्ट नहीं मिला हमें, ठीक है, स्पेशली मुस्लिम पेजेंट्री का नहीं मिला। क्यों? वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है ब्रिटिश का, क्लास कम्युनिटी को तोड़ के रख दिया है। फर्दर ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो 1906 में बन गया, वही मुस्लिम लीग वाला बन गया है, वही हिंदू मुस्लिम का बीज बो दिया गया है, ठीक है। कांग्रेस फ्रंट के अगेंस्ट, भाई कांग्रेस हिंदू के लिए, आप मुस्लिम के लिए अलग बनाओ, तो बन गया अलग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, समझे। इसके जो लीडर सब थे वो बता दीजिए, सलीम उल उल्लाह तुम्हारा थे ढाका के, ये सभी थे। अब देखो एनलमेंट ऑफ पार्टीशन, ब्रिटिश के ऊपर इतना दबाव आया कि ब्रिटिश ने बोला कि ठीक है हम इसको वो कैंसिल करते हैं, नाम के लिए कैंसिल किया, और कैंसिल करके दिल्ली दरबार करके उधर खींच लिया, दिल्ली में कैपिटल। वही बोल रहा है, इट वॉज डिसाइड टू एनल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911 में, बोला कि चलो ठीक है जो किए हम रद्द करते हैं उस चीज़ को, ताकि रिवोल्यूशनरी जो टेररिज्म हो रहा था, क्यों लोग मर रहे हैं, फटफटिया में जा रहा है तुम्हारा जो ऑफिसर, उड़ा दे रहे हैं, मारना है किसी को, मर रहा है कोई, यही तो हो रहा है वहाँ पे, बदला लेना है उसको,
तो इस तरह का घटना है, ब्रिटिश ऑफिसर बहुत मरे हैं, तो बोला भाई किसी तरह रोकना पड़ेगा, गोरिल्ला वारफेयर है, आ रहा है अटैक करके भाग जा रहा है इससे। इंडियंस है जी, पॉपुलेशन ज़्यादा इंडियंस का है। तो एलिमेंट केम एज अ रूट शॉक टू द मुस्लिम पॉलिटिकल एलाइट, मतलब जब एलिमेंट हुआ तो मुस्लिम पॉलिटिकल एलाइट के लिए बहुत शॉकिंग था ये। एंड इट वाज डिसाइडेड, और देखो क्या बोला कि छोड़ दो यार इतना कुछ गंदगी मचा हुआ बंगाल में, कैपिटल शिफ्ट कर लेते ताकि मुस्लिम का भी खुश रहे कि दिल्ली कैपिटल था, क्योंकि मुस्लिम के साथ तो जुड़ा हुआ है दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल एम्पायर सब दिल्ली। मुस्लिम वॉज नॉट प्लीज बाय, वहाँ मुस्लिम को खुशी नहीं मिला इस चीज़ से। क्यों? बंगाल है, अपना बंगाल है, तो कोई थोड़ी बोलेगा। सब आदमी जहाँ जाता है, देखो नहीं यहाँ का मुस्लिम को लेकर बात करो तुम, बिहार का यहाँ का लोग हो गया, वो केरल का मुस्लिम को लो तो अलग है वो। तो रीजनलिज्म ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, समझे ना। अब भाषा भी बोलोगे तो पता चलेगा थोड़ी, सब सेम भाषा बोल रहा है। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से हटा दिया गया और आसाम को एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया। और ये 3 इंपॉर्टेंट 1911 में हुआ, बिहार और उड़ीसा को एक साथ रखा गया है, समझे ना, बंगाल से। और 1936 में जब तुम जानते हो कि बिहार को अलग किया गया उड़ीसा से, जानते हो 2000 में क्या हुआ कि बिहार से फिर झारखंड को अलग कर दिया गया। ये क्रोनोलॉजी हमारे बिहार का। तो 3 स्टेट्स बनाए गए, वही बंगाल, बिहार असम और बिहार और उड़ीसा एक साथ है, क्योंकि जानते हो कि 1936 में गया। और जैसे ही बिहार एक स्टेट बना तो कृष्ण बाबू, जिसको बापू बुलाता है, जो कि नमक सत्याग्रह गरपुड़ा से अपना योगदान दिए थे बाबा के साथ कॉन्सोनेंस में। हाँ गरपुड़ा था यहाँ गरपुड़ा, सॉल्ट सत्याग्रह। ये रहेगा आज तक क्लास। कल सूरत स्प्लिट देखेंगे, यहाँ पे दोनों टूट गया, बोला कि आप नहीं रहेंगे साथ में। सूरत स्प्लिट डायरेक्ट क्लियर इंडिकेशन है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस का दोनों के बीच में, कल बात जानेंगे।